नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल ब्लैक कमांडो फिजिकल में। साथियों, हम साइंस के अंतर्गत फिजिक्स को अध्ययन कर रहे हैं और फिजिक्स के अंदर आज जो मेरी क्लास होगी वह गुरुत्वाकर्षण है। बता देना चाहता हूँ कि इसके पहले जो है हम फिजिक्स के अंतर्गत 3 चैप्टर को ख़त्म कर चुके हैं। क्योंकि पहला जो चैप्टर में था यूनिट एंड मेजरमेंट, दूसरा गति और तीसरा जो है कार्य शक्ति और ऊर्जा। 3 चैप्टर को हम ख़त्म कर चुके हैं। आज जो मेरी क्लास होगी वह चौथी क्लास होगी, चौथी नंबर का चैप्टर होगी और ये गुरुत्वाकर्षण का पहली क्लास है। तो साथियों, हम गुरुत्वाकर्षण को समझने का प्रयास करेंगे और देखेंगे इसके तमाम पहलुओं को। ठीक है, तो आज हम अपनी क्लास को यहीं से स्टार्ट करते हैं। देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल क्या चीज़ होता है, इसको आखिर ये विचार कैसे आया, कैसे पता चला कि कोई बल कार्य कर रहा है हमारे ब्रह्मांड में। इस चीज़ का पता सबसे पहले किसने लगाया था, ये सब चीज़ के बारे में जानना। तो यहाँ पर हम बात कर लेंगे वही चीज़ के बारे में। तो चलिए हम देखते हैं कि गुरुत्वाकर्षण, जैसे कि हम देखते हैं कि ब्रह्मांड में मुख्य रूप से 4 प्रकार के बल होते हैं। उनमें से सबसे अधिक कमज़ोर बल की बात करें तो होता है गुरुत्वाकर्षण बल। सबसे कमज़ोर बल की बात करें और तो सबसे दुर्बल व क्षीण बल की बात करें तो सबसे दुर्बल व क्षीण बल जो होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल ही होता है। तो हम यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, ये बात है कि जैसे कि हम कोई वस्तु को ऊपर फेंकते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये वस्तु है, किसी वस्तु को हम ऊपर फेंकते हैं, कोई पिंड को, तो एक ऊंचाई पर जाने के बाद उसका गति वेलोसिटी 0 हो जाता है और वहाँ से फिर वापस क्या होता है, वस्तु क्या होता है, गिरने लगती है। ये गिरने लगती है। इस चीज़ का जो ये विचार, इस चीज़ को अनुभव जो किया था और जो पता किया था वो न्यूटन नामक एक वैज्ञानिक था। न्यूटन जो है सो एक बार क्या हुआ कि पेड़ के नीचे बैठे थे, पेड़ के नीचे बैठे हुए थे न्यूटन। अच्छी से क्या हुआ कि एक बार की बात है कि न्यूटन जो है यहाँ पर पेड़ के पास बैठे हुए थे। ये मान लो यहाँ पर बैठे हुए थे न्यूटन, और यहाँ क्या हुआ कि यहाँ से एक जो सेब जो है, तो सेब उन पर गिरा। ये सेब के पेड़ है, सेब क्या हुआ, इसके यहाँ उन पर गिरा। और सेब गिरने के कारण क्या हुआ, न्यूटन सोचने को मजबूर हो गया कि आखिर ये जो सेब जो है वो मेरे ही ऊपर यहाँ नीचे की ही ओर क्यों गया। ये तो ऊपर भी जा सकता था, दहिना भी जा सकता था, बायां भी जा सकता था, कहीं भी तो जा सकता था, आखिर ये नीचे की ही उसका गति क्यों हुआ। तो जो सेब जो गिरा न्यूटन के ऊपर, वो न्यूटन को सोचने के लिए प्रेरित कर दिया। न्यूटन को क्या कर दिया, सोचने के लिए प्रेरित कर दिया। उन्होंने सोचा कि यदि पृथ्वी सेब को अपनी ओर आकर्षित कर सकती है तो क्या यह चंद्रमा को आकर्षित नहीं कर सकती है। ये सब विचार उसके मन में चलने लगा न्यूटन के ऊपर। तो इसने ये भी देखा कि क्या दोनों स्थिति में वही बल लग रहा है, जो सेब पृथ्वी जिस बल से सेब को आकर्षित कर रहा है, सेब को जिस बल से अपनी ओर खींच रहा है पृथ्वी, क्या जो पृथ्वी, जैसे कि पृथ्वी है, इस पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने वाले चंद्रमा के, इस चंद्रमा को भी पृथ्वी उसी बल से अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। ये विचार चलने लगा किसके मन में, ये न्यूटन जी के मन में चलने लगा था। और वो ऐसे ही चलते गए से फिर उसने विभिन्न प्रकार के तर्क व पहलुओं को देना स्टार्ट किया। उन्होंने तर्क दिया
कि अपनी कक्षा के प्रत्येक बिंदु पर चंद्रमा किसी सरल रेखीय पथ पर गति नहीं करता, वरना क्या करता, और पृथ्वी की ओर गिरता रहता। ये बोला कि पृथ्वी जो चंद्रमा जो है कोई सरल रेखीय पथ पर गति नहीं करता, यदि वो सरल रेखीय पथ पर गति करता तो ये पृथ्वी की ओर गिरता। जैसे कि यहाँ सेब अपनी ओर आकर्षित जैसे किया पृथ्वी, वो सरल रेखीय में गति करने लगा, एक सीधी रेखा में गति करने लगा। इसको बोलते हैं वन डायमेंशनल, जिसको हम गति का चैप्टर जिसमें पढ़े थे वो देख चुके थे कि कोई भी वस्तु यदि पृथ्वी की ओर गिरती है उसको बोलते हैं एक विमीय गति। तो यही उसने ये सोचने के लिए प्रेरित हुआ कि यदि ये पृथ्वी, ये चंद्रमा यदि एक सरल रेखीय पथ में यदि गति करता तो वो पृथ्वी इसको क्या करता, अपनी ओर आकर्षित कर लेता। इस चीज को बारे में उसने बताया। ये बोला कि जो वृत्ताकार पथ पर कोई भी पिंड जो गतिशील होता है उनमें प्रत्येक बिंदु पर उसका वेग जो होता है सो बदलते रहता है। इसलिए वृत्ताकार पथ पर कोई भी पिंड जो होता है उसका जो गति जो होता है एक त्वरित गति का उदाहरण है। त्वरित गति का उदाहरण है, बहुत ध्यान से सुनिएगा ये सब। त्वरित गति का उदाहरण है। वृत्ताकार पथ पर कोई भी पिंड यदि गति कर रहा है तो किस प्रकार की गति का उदाहरण है, त्वरित गति का उदाहरण है। तो ये सब विचार जो है सो न्यूटन के ऊपर चलने लगा और यहाँ से उसने गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताया। तो बता देना चाहता हूँ कि न्यूटन ने जो गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताया था उसका एक पुस्तक था प्रिंसिपिया। क्या था? प्रिंसिपिया। उसने अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया के बारे में गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताया था। तो एक चीज़ के बारे में अब हम देखते हैं। तो एक चीज़ और ये देखें कि 4 मौलिक बलों में सबसे क्षीण बल जो है वो कौन सा है? वो मेरा है गुरुत्वाकर्षण। और किस पुस्तक में उसने इसको बताया था? तो इसे न्यूटन ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में प्रकाशित किया था। गुरुत्वाकर्षण को जो है, जैसे गुरुत्वाकर्षण का यदि हम प्रकाशन बोले, प्रकाशन जो हुआ कहाँ पर किया गया? अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में किया था। प्रिंसिपिया में किया था। आप बोलेंगे सबसे क्षीण बल है गुरुत्वाकर्षण बल, 4 बलों में सबसे क्षीण, सबसे दुर्बल बल, यानी ब्रह्मांड के सभी बलों में सबसे दुर्बल बल यदि बोलेंगे, सबसे क्षीण बल कौन सा है? गुरुत्वाकर्षण बल ही है। तो यहाँ पर देखेंगे एक चीज़ और, देखिए इस पर ध्यान दीजिए कि हमने क्या बताई अभी। हमने ये बात कही कि यदि चंद्रमा पृथ्वी की ओर ये वृत्ताकार पथ में गति नहीं करता, एक सरल रेखीय में गति करता, पृथ्वी चंद्रमा को अपनी ओर खींच लेता, यानी चंद्रमा पृथ्वी पर आ जाकर गिरता। लेकिन चंद्रमा किस रास्ते में गति कर रहा है? एक वृत्ताकार पथ में गति कर रहा है। इस कारण से क्या होता है, जिस बल से जितना बल चंद्रमा पृथ्वी पर लगा रहा है उतना पृथ्वी चंद्रमा को लगा रहा है, यानी कि दोनों बल एक दूसरे को संतुलित कर रहा है। इस कारण से ये देखो, हम यदि इधर से एक आदमी इधर से खींच रहा है, दूसरा इधर से खींच रहा है, तो ये क्या करेगा? इसका गति कैसे हो जाएगा? एक वृत्ताकार गति होगा। ऐसा होगा क्या? नहीं, एक इधर की ओर खींच रहा है, एक इधर की ओर खींच रहा है, तो इसका गति कैसे हो जाएगा? एक वृत्ताकार गति हो जाएगा। इसका गति कैसे हो जाएगा? एक वृत्ताकार पथ में इसका गति होगा। सपोज दैट, एक चीज का बात कीजिए कि मान लीजिए एक ये पत्थर है, एक पत्थर को हम धागे से बांध दिए। ये पत्थर है, इस पत्थर को हम क्या किए? एक धागे से बांध दिए हैं, एक धागे से हम बांध दिए और इस पत्थर को हम घुमा रहे हैं पकड़ के। मान लो यहाँ कोई व्यक्ति है, ये व्यक्ति जो है सो ये पत्थर को पकड़ के घुमा रहा है, इस धागे को पकड़ के। अब ये घुमाएगा तो क्या करेगा? ये एक रास्ते में ऐसे करके घूमेगा। ये क्या है? ये एक रास्ते में इसे वृत्ताकार पथ में रोटेट कर रहा है। इसको हम दिखा रहे हैं इसे इस प्रकार से। ये पत्थर क्या कर रहा है?
ऐसे घूम रहा है चारों ओर। यदि ये पत्थर को यहाँ से छोड़ा जाएगा, यदि ये इस धागे को छोड़, देखो ये पत्थर इसमें घूम क्यों रहा है, ये इधर की ओर एक अभिकेंद्रीय बल लग रहा है। ये पत्थर घूम क्यों रहा है, क्योंकि व्यक्ति जो है ये जो है केंद्र की ओर एक बल लग रहा है, एक खिंचाव बल लग रहा है, केंद्र की ओर एक बल लग रहा है। ये पत्थर पर केंद्र की ओर बल, केंद्र इसका कहाँ पर, इस सेंटर, इस सेंटर की ओर पत्थर पर एक बल लग रहा है, जिसको बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल। क्या बोलते हैं इसको, अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल। ये अभिकेंद्रीय बल लगने के कारण ये क्या करते हैं, वृत्ताकार पथ में रोटेट कर रहे हैं। जब ये पत्थर को छोड़ा जाएगा तो पत्थर क्या होगा, एक स्पर्श रेखा को बनाते हुए यहाँ से निकल जाएगा ऐसे। जब इसको पत्थर को छोड़ा जाएगा तो ये पत्थर क्या करेगा, इस वृत्ताकार पथ में ये रोटेट कर रहा। जब पत्थर को छोड़ा जाएगा तो ये पत्थर इस एक स्पर्श रेखा यानी कि वृत्त पथ के स्पर्श रेखा बनाते हुए निकल जाएगा। तो एक चीज़ को यहाँ ध्यान देखना कि यदि छोड़ने के बाद यदि अभिकेंद्रीय बल क्षीण हो जाता है, अभिकेंद्रीय बल का प्रभाव यदि खत्म हो जाता है, तो वो पत्थर में किस प्रकार की गति आएगी, एक सरल रेखीय गति हो जाएगी, वो सरल रेखीय गति, और वो जो है सो वृत्ताकार पथ में एक स्पर्श रेखा बनाते हुए यहाँ से निकल जाएगी। इसको बोलेंगे हम स्पर्श रेखा। ये कौन सी रेखा है, स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा बनाते हुए क्या करेगी, वहाँ से निकल जाएगी। तो यहाँ पर हम यदि बात करें कि चंद्रमा, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति जो होता है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति जो है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की जो गति है, चंद्रमा की गति वो किस प्रकार की गति है, तो वो भी बोलेंगे हम अभिकेंद्र बल के कारण वो गति है, अभिकेंद्रीय बल के कारण। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति जो है अभिकेंद्रीय बल के कारण होता है, अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल के कारण वो गति हो रहा है। अभिकेंद्र बल पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण मिल पाता है, और ये अभिकेंद्र बल किस कारण से मिला, पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण मिल रहा है, पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण, आकर्षण बल के कारण, बल के कारण ये अभिकेंद्रीय बल किसके कारण से मिल रहा है, पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण वो अभिकेंद्रीय बल के। यदि ऐसा कोई बल ना हो तो चंद्रमा एक समान गति से सरल रेखीय पथ पर चलता रहेगा। यदि ये अभिकेंद्रीय बल क्षीण हो गया, जैसे कि हम यहाँ पत्थर को घुमा रहे थे, तो अभिकेंद्रीय बल जब तक काम कर रहा था तो एक एक वृत्ताकार पथ में घूम रहा था। जैसे अभिकेंद्रीय बल क्षीण हुआ, एक सरल रेखा बनाते हुए क्या हुआ था, निकल गया। यहाँ पर भी यदि इस प्रकार के यदि कोई बल नहीं होता, यदि इस प्रकार के कोई बल नहीं होता तो चंद्रमा एक समान गति से सरल रेखीय पथ पर चलता रहता, ऐसा होता। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर एक निष्कर्ष निकालें कि एक जो गिरता हुआ जो सेब था, यहाँ पर हमने यहाँ पर देखे एक जो गिरता हुआ सेब है, ये गिरता हुआ सेब पृथ्वी की ओर आकर्षित होता है। क्या सेब भी पृथ्वी को आकर्षित करता होगा, ये चीज़ मेरा दिमाग में आता है कि क्या गिरता हुआ सेब यदि पृथ्वी की ओर आकर्षित होता है, जैसे कि यहाँ देखो पृथ्वी चंद्रमा को आकर्षित कर रहा है और चंद्रमा भी पृथ्वी को आकर्षित कर रहा है, तो यहाँ पर भी ये हो सकता है ना कि जो सेब जो है सो पृथ्वी की ओर आकर्षित हो रहा था, क्या सेब भी पृथ्वी को आकर्षित करता होगा क्या? हाँ, यदि हम यहाँ पर देखें तो गति के तीसरा नियम के अनुसार सेब भी पृथ्वी को आकर्षित करता है। हमने बोले थे गति का तीसरा नियम, जैसे न्यूटन गति का तीसरा नियम क्या बोलता है कि क्रिया प्रतिक्रिया दोनों क्या होता है, बराबर होती है। तीसरा नियम क्या है, न्यूटन का तीसरा नियम, न्यूटन गति का तीसरा नियम, गति का तीसरा नियम हम पढ़ाए हैं, मोशन जिस समय हम पढ़ा रहे थे चैप्टर, इस समय हम इस चीज़ का चर्चा किए हैं। न्यूटन गति का तीसरा नियम क्या बोलता है, क्रिया प्रतिक्रिया बराबर होता है, क्रिया प्रतिक्रिया क्या होता है, बराबर होता है, लेकिन विपरीत दिशा में, लेकिन क्या होता है, विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में ये होता। तो वहाँ पृथ्वी सेब को आकर्षित करता था, सेब भी पृथ्वी को आकर्षित करेगा, है ना। लेकिन गति के दूसरे नियम के अनुसार हम क्या देख रहे हैं कि जो दिया हुआ बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न हो रहा है, वो त्वरण किसके होता है, द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती। जैसे कि यहाँ पर, और यदि दूसरा नियम की बात करें, सेकेंड लॉ, न्यूटन गति के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन गति के दूसरा नियम के अनुसार जो हुआ, ये त्वरण जो है सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मास होता है, यानी कि त्वरण जो होता है द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है,
द्रव्यमान के विविध क्रममान। यदि द्रव्यमान ज़्यादा है तो त्वरण कम होगा, और जिसका द्रव्यमान कम है उस त्वरण ज़्यादा होगा। इसलिए यहाँ पर हम यदि देखते हैं कि न्यूटन गति के तीसरे नियम के अनुसार ये सेब भी पृथ्वी की आकर्षित कर रहा है, लेकिन न्यूटन गति के दूसरा नियम के अनुसार जो त्वरण जो है किसका मास ज़्यादा है, पृथ्वी की सेब का। यदि यहाँ अर्थ है अर्थ का यदि हम मास बोलेंगे तो कैपिटल एम, और यह यदि हम सेब का मास बोले तो स्मॉल एम है, ई स्मॉल एम है। तो देखो ये जो होता है यह यदि त्वरण उत्पन्न जो होगा तो किसके होगा, मास के व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि ये जो एक्सीलरेशन होगा व्युत्क्रमानुपाती ऑफ मास द्रव्यमान। तो द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती जो होता है, तो यदि द्रव्यमान ज़्यादा है तो त्वरण कम होगा, यानी कि और द्रव्यमान यदि कम है तो त्वरण ज़्यादा होगा। तो त्वरण किसका ज़्यादा होगा, ये सेब का, इसलिए त्वरित करते हुए सेब कहाँ पर आके गिरेगा, पृथ्वी पर। तो हमने यहाँ तक दोनों तरीका से हम देख लिए। यहाँ पर जो सेब के गिरने के पीछे दो प्रकार का रीजन हुआ। ये क्या हुआ, न्यूटन गति के दूसरे नियम के अनुसार से सेब क्या हो गया, पृथ्वी की ओर आके धड़ाम से गिर गया, यानी ये क्या होगा, पृथ्वी सेब को आकर्षित कर दिया। यही यदि न्यूटन गति का दूसरा नियम हम यदि अप्लाई करते हैं चंद्रमा और पृथ्वी पर, ये पृथ्वी है, अर्थ है, और ये मून है चंद्रमा पर, तो देखते हैं कि ये दोनों का लगभग मास जो होता है सो लगभग क्या होता है, सेब के कंपेरिजन में इसका मास और इसका माप कंपेरिजन में लगभग बहुत ही ज़्यादा होता है ना। इस कारण ये क्या होता है, ये जितना बल पृथ्वी को लगा रहा है उतना बल चंद्रमा भी लगा रहा है। इस कारण से ये क्या करता है, पृथ्वी के चारों ओर रोटेट करने लगता है, ना कि वो पृथ्वी की ओर या धड़ाम से आगे गिरता है, क्योंकि इसका मास इसके मास के कंपेरिजन में लगभग क्या है, लगभग उसको सहने की क्षमता। अब यहाँ पर बात करेंगे, अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या। हमने यहाँ पर पूरे गुरुत्वाकर्षण के बारे में समझे कि क्या है नहीं है। गुरुत्वाकर्षण प्रकाशन अपनी पुस्तक किसमें किया है, प्रिंसिपिया में किया है। हर तरीके से हमने यहाँ जानने का प्रयास किया। अब हम यहाँ पर आते हैं न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या होता है। तो यहाँ पर हम यदि बात करें न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम, तो यहाँ देखते हैं कि विश्व यानी कि ब्रह्मांड का प्रत्येक पिंड जो होता है, यहाँ पर हम बात करते हैं ब्रह्मांड का प्रत्येक पिंड प्रत्येक अन्य पिंड को एक बल से आकर्षित करता है। बल से आकर्षित करता है, क्या बल करता है, एक बल से आकर्षित करता है। और वो बल क्या होता है, कैसा होता है, जो दोनों पिंड के, जो क्या होता है, जो दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल जो होता है दोनों पिंडों को मिलाने वाले रेखा की दिशा में लगता है। यह बल जो है, तो यह बल कहाँ लगता है, यह बल दोनों पिंडों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में लगता है। दोनों पिंडों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में लगता है।
ये चीज़ हम देखते हैं। अब यहाँ पर यदि हम बात करें, चलिए यहाँ पर बना देते हैं कि मान लो एक पिंड ये है, एक मेरा पिंड ये वाला है, बहुत ही ज़्यादा छोटा नहीं, काहे कि उसका सहन कर सके एक दूसरे को वह फोर्स का, है ना। अब यहाँ पर देखें, ये इसका सेंटर, तो ये जो है, ये जो गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो दोनों पिंडों के मिलाने वाली रेखा के एक सरल रेखीय में होता है, इस प्रकार से। यदि हम यहाँ पर बात करें, इससे होगा। जो हम यहाँ से डिस्टेंस को जो मेजर करते हैं, ये क्या कर रहा है, ये पिंड, यानी हम मान लो कि ये पिंड ये है, ये पिंड बी है, पिंड ये जो है इस बी पिंड को आकर्षित कर रहा है, पिंड बी भी पिंड ए को आकर्षित कर रहा है, यानी कि ये है। इसके बीच का जो डिस्टेंस यदि हम मान, तो डिस्टेंस कहाँ से मेजर किया जाता है, इस सेंटर से ही डिस्टेंस को मेजर किया जाता है, यहाँ से, इससे ही मेजर किया जाता है, यानी ये यहाँ से होगा, यहाँ से यहाँ की दोनों की दूरी क्या हो, हम मान लेते हैं डी डिस्टेंस है, यहाँ की दूरी क्या हो, डी डिस्टेंस में। तो हमने क्या पढ़ा है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के अनुसार जानते हैं, क्या चीज़ जानते हैं कि जो फोर्स जो लग रहा है, तो जो बल जो लग रहा है, तो बल क्या रहा है, आकर्षित करता है, तो दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है, यानी कि इसका जो द्रव्यमान है, मान लो इसका द्रव्यमान बड़ा सा है, ये बड़ा पिंड है, इसका द्रव्यमान को हम मान लेते हैं, ये बड़ा पिंड है, इसका द्रव्यमान को हम मान लेते हैं एम, कैपिटल एम। ये छोटा पिंड है, इसका द्रव्यमान को हम मान लेते हैं स्मॉल एम। कोई दिक्कत। अब यहाँ पर हम यदि फोर्स बोलें, तो फोर्स की बात करें तो फोर्स कैसा लगेगा, चलो ऐसा, ये फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों के मास के गुणनफल के, और व्युत्क्रमानुपाती होगा उसके बीच के दूरी के, ये चीज़ होगा। यदि हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो एफ ये जो होगा एम, कैपिटल एम स्मॉल एम बटे डी स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी साइन को यहाँ पर यदि हम हटाएंगे, प्रोपोर्शनलिटी साइन को यदि हम हटाते हैं तो यहाँ पर होता है जी कैपिटल एम स्मॉल एम बटे डी स्क्वायर, कैपिटल एम स्मॉल एम बटे डी स्क्वायर। अच्छा, जी यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर जी की बात करें तो एक स्थिरांक है। जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, कैपिटल जी है, इसका नाम है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यानी गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है। तो यदि हम यहाँ पर देखें तो जी का वैल्यू किसने फाइंड किया है, तो जी का वैल्यू फाइंड किया था हेनरी क्वेंटिस ने। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, यदि हम एक एक की बात करते चलते हैं, हर टर्म को यहाँ पर बात करते चलते हैं कि एफ क्या है। यहाँ पर यदि हम यहाँ पर बात करें तो एफ क्या है, हर चीज़ को हम यदि बात करें तो हम जल्दी यहाँ पर लिखते हैं एफ बराबर क्या है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स हुआ, ग्रेविटेशनल फोर्स हुआ, इसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। एम क्या हुआ, मास ऑफ ए पिंड का मास ऑफ ए, यानी ये पिंड जो है इस पिंड का मास है। और यहाँ पर यदि हम बोलें स्मॉल एम है वो है मास ऑफ बी, जो इससे थोड़ा सा छोटा पिंड है। ये बोलेंगे गुरुत्वाकर्षण बल, ये है गुरुत्वाकर्षण बल। ये बोलेंगे ए का द्रव्यमान यानी पिंड ए का द्रव्यमान, और यहाँ पर बी का द्रव्यमान, पिंड बी जो है उसका द्रव्यमान, यहाँ से हुआ। ये जो है सो डी क्या है, दोनों पिंडों के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट।
दो पिंडों के बीच की दूरी, दो पिंडों के बीच की दूरी, बीच की दूरी, दो पिंडों के बीच की दूरी, ये चीज़ है। हमने यहाँ पर सब चीज़ को देख लिया। और जी यहाँ पर क्या है अभी तो हम देख लें। जी है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक। चलिए अब हम यहाँ पर बात करते हैं। ये मेरा मेन आ गया ग्रेविटेशनल फोर्स, ये चीज आ गया। अब हम यहाँ पर एक एक करके बात करते हैं कि यदि हम यहाँ पर यूनिट निकालना चाहेंगे, यहाँ पर इससे हम यूनिट निकाल लेते हैं। चलिए हम इस फॉर्मूला को फिर से लिखते हैं कि F बराबर क्या है, जी कैपिटल M स्मॉल m बटे डी स्क्वायर। इसको हम क्या करते हैं, जी को फाइंड करना है तो जी को क्या करेंगे, जी बराबर क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ डी स्क्वायर होगा, एफ डी स्क्वायर डिवाइड बाई एम कैपिटल M स्मॉल m। यहाँ से क्या करेंगे, हम यूनिट निकालने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ से क्या करते हैं, यूनिट निकालने का प्रयास करते हैं। कैसे निकलेगा है ना, अब यहाँ पर लिखेंगे हम यूनिट ऑफ जी। कैसे निकलेगा यूनिट ऑफ जी, जी का यूनिट कैसे निकलेगा, यहाँ पर लिखेंगे जी का एसआई मात्रक, जी का एसआई मात्रक, जी का एसआई मात्रक कैसे निकलेगा। हम यूनिट एंड मेजरमेंट में सब चीज़ को देख सकते हैं, देखे हैं कि कैसे हम निकालते हैं किसी का यूनिट को। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जी का एसआई मात्रक क्या होगा, तो जी बराबर क्या होगा, जी ये क्या है, एफ क्या होगा, फोर्स का किस मात्रक क्या होता है, न्यूटन, तो ये हो गया न्यूटन। डी क्या है, डिस्टेंस दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर, और मीटर पर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर होगा। ये एम मतलब द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, केजी, और ये फिर ये भी द्रव्यमान है ना, इसका भी होगा केजी, इसलिए इसका मात्रक क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर, और यहाँ पर केजी पर स्क्वायर। यानी पूरा सॉल्व करेंगे हम तब न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये मेरा निकल गया क्या चीज़, ये मेरा जी का एसआई मात्रक निकल गया। जी का एसआई मात्रक क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अच्छा, यदि हम यहाँ से डायमेंशन फार्मूला की बात करें तो डायमेंशन फार्मूला की क्या होगा, डायमेंशन फार्मूला यदि हम यहाँ पर निकालें, डायमेंशंस ऑफ जी का डायमेंशन फार्मूला कैसे होगा। हर चीज़ को हम देख चुके हैं ना, जैसे हम यूनिट और मेजरमेंट पढ़ रहे थे उसमें हम देखें कैसे हम यूनिट निकालते हैं, कैसे उसका हम डायमेंशन निकालते हैं। फिर से हम एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं कि कैसे निकालते हैं। जैसे कि जी का यूनिट क्या है, जी का यूनिट क्या है, जी का यदि यूनिट हम लिखेंगे तो ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये चीज़ होता है जी का यूनिट। जी का यूनिट मेरा ये है। अच्छा, हमने क्या बोले कि जब भी हमको डायमेंशन फार्मूला निकालना होगा तो सबसे पहले हम उसको एमकेएस फॉर्मेट में चेंज कर लेंगे। एमकेएस फॉर्मेट में चेंज कर लेंगे। केजी तो मेरा एमकेएस में है, मीटर भी एमकेएस में है क्या, मेरा न्यूटन एमकेएस के फॉर्मेट में है क्या, नहीं। तो हम एक चीज़ जानते हैं कि एक न्यूटन बराबर होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये चीज़ होता है। एक न्यूटन बराबर होता है 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये चीज़ होता है। तो हम यहाँ पर रख सकते हैं उस वैल्यू को, क्या यहाँ पर लिख सकते हैं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हो गया न्यूटन के बराबर। फिर यहाँ पर हुआ मीटर स्क्वायर, फिर केजी पर पावर -2, ये चीज़ हुआ। यदि इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, ये केजी पर पावर 1 और ये केजी पर पावर -2, तो केजी पर पावर -1 हो जाएगा क्या नहीं। यहाँ मीटर पर पावर 2 और यहाँ मीटर पर पावर 1, तब मीटर पर पावर 3 होगा क्या नहीं। और यहाँ पर सेकंड पर पावर -2, सेकंड पर पावर -2। अब हम यहाँ पर देखो, अब सब मेरा इस किस फॉर्मेट में चेंज हो गया, सब आ गया मेरा एमकेएस के फॉर्मेट में, सब आ गया मेरा एमकेएस के फॉर्मेट में। ये एमकेएस के फॉर्मेट का मतलब मास किलोग्राम और सेकंड, ये मास के लिए,
ये किलोग्राम मास यानी द्रव्यमान, ये लंबाई के लिए किलोमीटर, और यस सेकंड टाइम के लिए। अब हम यहाँ पर डायमेंशन फार्मूला आसानी से निकाल सकेंगे। अब देखिए यहाँ पर डायमेंशन फार्मूला कैसे लिखेंगे, तो डायमेंशन फार्मूला यदि जी का बात करें, जी का डायमेंशन फार्मूला जो होगा जी, अब यहाँ पर हम देखें जी का डायमेंशन फार्मूला के जी किसके लिए आया, मास के लिए, m पर पावर 3 किसके लिए हुआ, m पर पावर 3 किसके लिए आया, लंबाई के लिए, l पर पावर, और t पर पावर -2, यानी इसका डायमेंशन फार्मूला ये होगा m पर पावर -1, l पर पावर 3, t पर पावर -2। ये हुआ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन फार्मूला। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत होगा क्या, नहीं होना चाहिए ना। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम यूनिट और मेजरमेंट को बहुत बार हम देख चुके हैं, इसको निकालने के तरीका हम समझ चुके हैं। चलिए हम यहाँ पर अब यहाँ पर एक चीज़ आ जाता है कि जी का वैल्यू क्या होता है। यदि हम यहाँ पर इसका जी का वैल्यू को बात करना चाहेंगे तो जी का वैल्यू क्या होता है, सो यहाँ दर्ज यदि यहाँ पर बात करें वैल्यू ऑफ जी, इसमें ये हुआ डायमेंशन फार्मूला। चलिए वैल्यू ऑफ जी का मान क्या होगा, तो जी का मान जो सो हेनरी कैवेंडिश जो था, वो हेनरी कैवेंडिश ने एक सुग्राही तुलना का उपयोग करके जी का मान ज्ञात किया था। किसने किया था, हेनरी कैवेंडिश ने, यहाँ पर लिख देंगे, हेनरी कैवेंडिश ने एक सुग्राही तुल्ला का उपयोग कर जी का मान ज्ञात किया था। जी का मान ज्ञात किया था। अब यहाँ पर लिखेंगे जी का वर्तमान मान जो होता है, जी का वर्तमान मान्य मान जो है वो कितना है। तो यहाँ पर लिखेंगे जी का वर्तमान मान्य जो होता है, जी का वर्तमान में मान्य मान जो है कितना माना गया, मान्य मान जो है वो कितना है। तो यहाँ पर बात करेंगे हम 6.673 गुने 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये है मेरा जी का वर्तमान मान। अब हम बात करते हैं कि ये इस पर कुछ हम देख लेते हैं, कुछ न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन आता है। सो देख लेते हैं कि मान लो कि द्रव्यमान को हम क्या रखें, कांस्टेंट रखते हुए, और दोनों पिंड के बीच की दूरी को हम यदि बढ़ा देते हैं तो उसके फोर्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। जैसे कि हम यदि नोट में कुछ करके हम यहाँ पर लिख लेते हैं, नोट में यदि दोनों पिंडों के द्रव्यमान को कांस्टेंट रखा जाए और उनके बीच की दूरी को बदला जाए तो बल पर प्रभाव क्या पड़ेगा। तो बल क्या होगा, F जो होगा सो, क्योंकि मेरा F जो है हम देख सकते हैं F जो है सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसमें आता है,
एम इनवर्सली प्रोपोर्शनल डी स्क्वायर होता। हमने क्या किया कि एम को कांस्टेंट कर दिए हैं इस कंडीशन में। एम और एम, कैपिटल एम और स्मॉल एम, यदि दोनों को यहाँ पर बात करें, कैपिटल एम और स्मॉल एम दोनों क्या हो गया, एक कांस्टेंट हो गया। इस कंडीशन में यहाँ कांस्टेंट्स का वैल्यू खत्म हो गया, यानी यदि यहाँ पर एक कांस्टेंट हो गया मैंने इसको हमको लेना ही नहीं यदि कांस्टेंट हो गया तो इस कंडीशन में मेरे ये फार्मूला लगेगा, एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d स्क्वायर। एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d स्क्वायर, पहला ये है। दूसरा कंडीशन ये है, हमने क्या देखा है कि जब मेरा मास को कांस्टेंट कर देना और दूरी में परिवर्तन किया जाता है तो एफ में क्या परिवर्तन आएगा, यानी एफ में क्या परिवर्तन आएगा। सो ये चीज़, चलिए एक हम नंबरिकल यहाँ पर देख लेते हैं, एक नंबरिकल को देख लेते हैं। यदि मान लो कि दो पिंडों के बीच, हम यहाँ पर देख लेते हैं, ये जैसे कि ये पिंड ये है, ये पिंड बी है, ये पिंड ये है और ये पिंड बी है। इसका मास m है और इसका मास m है। यदि इसके बीच की दूरी, पहले मान लो कि d था, इसके बीच का दूरी d है। अब क्या किया, इसका बीच की दूरी हम चेंज कर दिए, ये वाला है, इसके दूरी को हम 2d कर दिया, 2 गुना कर दिए, ये है, ये p है। तो बताइए कि इसका बीच लगने वाले बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पर यदि हम यहाँ पर बल की बात करें, इस कंडीशन में यदि हम फोर्स की बात करें, इस कंडीशन में यहाँ पर फोर्स क्या लग रहा है, इस कंडीशन में F जो है, F क्या लग रहा है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर मेरा मास जो है ये भी मास सेम है, यहाँ पर मेरा मास जो है ये भी मास सेम है, यानी मास को कांस्टेंट रखा है, मास को कांस्टेंट रखा, यानी छेड़छाड़ किसके साथ किया जा रहा है, दूरी के साथ, यानी यहाँ d है, यहाँ 2d हो रहा है। तो F इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/d स्क्वायर, इस चीज़ को सॉल्व करना, हम डायरेक्ट यहाँ लिखें एफ एम। यदि हम यहाँ पर इसको कांस्टेंट रख दिया जाए तो इस पर तो डिपेंड पड़ भी नहीं करेगा, इफेक्ट नहीं करेगा। और इस कंडीशन में यदि यहाँ पर हम बात करें तो इस कंडीशन में एफ m 2d स्क्वायर, ये चीज़ होगा कि नहीं, हम आसानी से सॉल्व करेंगे इसको क्वेश्चन को। यहाँ पर जो है, यहाँ पर कितना इफेक्ट पड़ेगा, हम डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि ये जो है दूरी को दुगुना करने पर क्या नया फोर्स जो लगेगा, ये जो F है, ये F डैश जो नया फोर्स लगेगा तो कितना हो जाएगा, तो नया फोर्स जो लगेगा वो डायरेक्ट, क्योंकि ये इस पर, इस वैल्यू पर यहाँ इफेक्ट नहीं कर रहा है, इसलिए F इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/2d का स्क्वायर इसी पर होगा। अब यहाँ पर हम यदि बात करते हैं इस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो यहाँ पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो है F इनवर्सली पर 1/d स्क्वायर, ये मेरा ये इस वाला का है और ये वाला जो है सो F डैश निकाल रहे हैं। चलो यहाँ से हम थोड़ा सा चलिए F डैश बराबर, अब यदि हम यहाँ पर F डैश यदि हम यहाँ पर लिखते हैं F डैश बराबर क्या होगा 1/4d स्क्वायर। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ यहाँ बात करें, इसको हम इस प्रकार से लिखते थे 1/4 गुने 1/d स्क्वायर, और 1/d स्क्वायर की जगह पर जो वैल्यू है F को रख सकते हैं क्या, 1/d स्क्वायर को F को रख सकते हैं क्या, F डैश बराबर होगा 1/4F, यानी कि जो अभी जो बल है, अभी जो बल है वो क्या होगा, पहले के बल का 1/4 रह जाएगा। अभी जो नया वाला जो फोर्स F डैश का मतलब न्यू फोर्स, ये न्यू वाला हो गया न्यू, और ये वाला ओल्ड, जो नया फोर्स जो होगा वो पुराने फोर्स का, ये वाला फोर्स का, इस फोर्स का कितना गुना हो जाएगा, 1/4 गुना हो जाएगा। यानी कि जैसे जैसे हम, यदि हम दूरी बढ़ा देंगे, जैसे जैसे हम पिंड के बीच की दूरी को बढ़ाएंगे वो क्या होगा, उसके बीच लगने वाला बल क्षीण होते जाएगा, उसके बीच लगने वाला बल क्या होगा, कम होते जाएगा। तो कोई भी नंबरिकल को हम डायरेक्ट आसानी से सॉल्व करना, यदि 2 गुना हो रहा है तो 1/2 का स्क्वायर माने 1/4, यदि 3 गुना हो रहा है, यदि 3 गुना हो रहा है उसके बीच की दूरी, यदि मान लो 3 गुना हो रहा है तो डायरेक्ट क्या कर देंगे कि F बराबर 1/3 का स्क्वायर, यानी कि कितना हो जाएगा, F जो नया जो फोर्स आएगा F डैश बराबर क्या होगा 1/9, यदि 3 गुना होता तो हम क्या आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं।
आसानी से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। यदि 3 गुना हुआ तब 3 गुना हुआ तो डायरेक्ट एफ डैश बराबर, तो हमको क्या फार्मूला रखना है कि जब भी मेरा इसमें बदलाव की बात किया जाए तो कौन फार्मूला को हमको ध्यान रखना, एक ये फार्मूला को हमको ध्यान रखना है। कौन सा लिखा देते हैं कि जो नया वाला फोर्स जो आएगा, नया वाला फोर्स जो होगा एफ डैश बराबर होगा 1 जो चेंज हो रहा है, यानी जो चेंज हो रहा है उसको हम डी डैश का स्क्वायर कर देते हैं, डी डैश का स्क्वायर, और यहाँ होगा ये पुराना वाला फोर्स। इस पर डायरेक्ट वैल्यू बिठा के हम निकाल सकते हैं। चलो यहाँ पर हम डी की जगह पर कुछ दूसरा लिख देते हैं, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, कन्फ्यूजन जरा सा भी नहीं होना चाहिए। जो चेंज हो रहा है उसको हम लिख देते हैं कैपिटल डी, उसको स्क्वायर, यानी जो चेंज हो रहा है ये बल, ये क्या हो रहा है, चेंज इन डिस्टेंस, चेंज इन डिस्टेंस, जो डिस्टेंस में चेंज हो रहा है ये वाला डी। तो हम इस फॉर्मूला पर डायरेक्ट बिठा के हम क्या कर सकते हैं, कोई वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए गुरुत्वीय त्वरण जी एवं गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी में संबंध को हम यहाँ देख लेते हैं। अब देखते हैं यहाँ कि स्मॉल जी और कैपिटल जी में क्या रिलेशन है। तो स्मॉल जी क्या होता है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि स्मॉल जी क्या होता है। तो देखो स्मॉल जी जो होता है, यहाँ पर देखनी है क्या, एक चीज़ यहाँ पर एक चीज़ और नोट करके लिख लेना है, ये चीज़ कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम जो है, इसका जो है इसको यहाँ पर एक बक्सा में हम लिखा देते हैं। एक कि गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियम का जो है कुछ व्याख्या को देख रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियम का कुछ व्याख्या को देख रहे हैं कि इसका कुछ व्याख्या क्या है, इसका क्या इम्पोर्टेंस है, उस कुछ इम्पोर्टेंस को भी बात कर लेते हैं हम यहाँ पर। देखिए इसका क्या है कि यह एक इस प्रकार से बल है, माने कि यहाँ पर हम इसका कुछ व्याख्या को देख रहे हैं। तो पहला क्या है कि यह बल जो है सो हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल है। कौन सा बल है, हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल है, हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल है, हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल है। पहला ये है कि हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल है। दूसरा में यदि बात करें पृथ्वी के चारों चंद्रमा की गति, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति इसी के कारण से होता है। तीसरा यदि हम बात करें सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति, और यदि हम यहाँ पर बात करें 4th नंबर में चंद्रमा तथा सूर्य के कारण, चंद्रमा तथा सूर्य के कारण ज्वार भाटा, ये जो होता है, ये जो है गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम जो है उसके कुछ अनुप्रयोग है, उसके कुछ क्या है, अनुप्रयोग है। चलिए अब हम यहाँ पर देख लेते हैं आगे। गुरुत्वीय त्वरण क्या है, पहले हम ये चीज़ को बात करते हैं कि गुरुत्वीय त्वरण क्या है।
चलो हम पहले देख लेते हैं गुरुत्वीय त्वरण। एक मिनट, गुरुत्वीय त्वरण। ये गुरुत्वीय त्वरण क्या? तो हम बोलते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, यहाँ पर लिखते हैं गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण स्वतंत्रतापूर्वक गिरती हुई वस्तु के वेग में परिवर्तन की, गिरती हुई वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। और यह किसके बराबर होता है? यह जी के बराबर होता है। ये किसके बराबर होता है? ये जी के बराबर होता है। इसको क्या होता है, इसे किससे नोट करते हैं? इसे जी से दर्शाया जाता है। इसे किससे दर्शाएंगे हम? जी से। कौन सा जी से? स्मॉल जी से दिखाया जाता है। चलिए अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं स्मॉल जी और कैपिटल जी। अभी जी बताइए क्या चीज़ होता है कैपिटल जी से? गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक। अब दोनों के बीच हम रिलेशन को फाइंड करते हैं कि स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच में क्या रिलेशन है, यहाँ पर हम फाइंड करना देखते हैं। तो देखते हैं और जी क्या है? ये तो है स्मॉल जी, ये स्मॉल जी है। और ये कैपिटल जी क्या है? कैपिटल जी क्या है? तो ये गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है। ये चीज़ है ना ग्रेविटेशनल। चलिए हम दोनों के बीच रिलेशन देखते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच क्या रिलेशन है, इस रिलेशन को हम देख रहे हैं। चलिए यहाँ पर देखो कि माना कि पृथ्वी का द्रव्यमान, यदि हम यहाँ पर मान लेते हैं कि माना कि पृथ्वी का द्रव्यमान, माना कि पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है? एम ई माने अर्थ, तथा त्रिज्या मान लो आर ये किसका? आर ये अर्थ का है ना, है। तथा यहाँ पर लिखते हैं पृथ्वी का कुल द्रव्यमान पृथ्वी का कुल द्रव्यमान उसके केंद्र पर संकेंद्रित है। कुल द्रव्यमान कहाँ पर आता? द्रव्यमान उसके केंद्र में संकेंद्रित आता, उसके केंद्र पर संकेंद्रित है, कहाँ पर है? उसके केंद्र में संकेंद्रित है। चलिए ये चीज़ देख लेते हैं। अब मान लो कोई वस्तु जिसका द्रव्यमान यम है, एक अन्य वस्तु जिसे मान लेते हैं, माना एक अन्य वस्तु, माना कोई वस्तु जिसका द्रव्यमान क्या है? द्रव्यमान यम है, यानी स्मॉल यम है ना। पृथ्वी तल अथवा उससे कुछ ऊंचाई पर स्थित है, पृथ्वी तल कुछ ऊंचाई पर या कुछ ऊंचाई पर स्थित है। मान लो यहाँ पर स्थित है, यहाँ पर कुछ स्थित है। पृथ्वी की त्रिज्या के सापेक्ष पृथ्वी तल से वस्तु की दूरी उत्प्रेक्षणीय है, माने कि उत्प्रेक्षणा नहीं किया जा सकता है ना। अब पृथ्वी के केंद्र से दूरी आर ई के ही बराबर मानी जा सकती है। मान लो कि ये जो है पृथ्वी के तल पर है, तो
ये जो है जो पृथ्वी की त्रिज्या, जैसे कि मान लो पृथ्वी की सतह पर ही है, मान लो ये पृथ्वी इसी की सतह पर कोई वस्तु है, तो इसके बीच की जो दूरी होगा ये पृथ्वी की त्रिज्या के भी बराबर माना जाएगा क्या? नहीं, पृथ्वी की त्रिज्या के ही बराबर मान लो कि माना जाएगा, पृथ्वी की त्रिज्या के ही बराबर माना जाएगा। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं तो क्या होगा कि वस्तु की पृथ्वी के केंद्र से दूरी r के बराबर मानी जा सकती है। तो पृथ्वी, यहाँ क्या बोलेंगे कि वस्तु एवं पृथ्वी के बीच की दूरी है ना, पृथ्वी के केंद्र से दूरी जो होगा वो दूरी पृथ्वी की त्रिज्या है ना, दूरी पृथ्वी की त्रिज्या RE के बराबर ही मानी जा सकती है, यहाँ पर हम देख लिए हैं, मानी जा सकती है। इस कंडीशन में हम गुरुत्वाकर्षण फोर्स को हम लगाते हैं। इस कंडीशन से हम यदि यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण का फॉर्मूला यदि लिखाते हैं तो F बराबर क्या होगा, जैसे कि ए पिंड है, एक ए वाला पृथ्वी है, इसी के सतह पर मान लो एक और पिंड है इसका, तो ये वाला जो इसके बीच की जो डिस्टेंस जो है वो डिस्टेंस मापी जाएगी क्या, इसके त्रिज्या के बराबर, इसके पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर मापी जाएगी। इस चीज़ को हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो F जो मेरा इसके बीच जो F लगेगा, F बराबर क्या होगा, G M अर्थ का और E M हुआ वस्तु का बटे RE अर्थ के लिए स्क्वायर है ना। अब जो हो यहाँ पर एक चीज़ और देख रहे हैं कि यहाँ पर एक जो है इस पर बल कार्य कर रहा है, यह हुआ गुरुत्वाकर्षण के नियम, यह हुआ गुरुत्वाकर्षण के नियम से, ये गुरुत्वाकर्षण के नियम से। अब न्यूटन गति का दूसरा नियम यदि हम अप्लाई करते हैं तो F बराबर यह क्या होता है, M ये होता है, M ये होता है, लेकिन यहाँ पर G एक काम कर रहा है जो कि पृथ्वी के केंद्र की ओर लग रहा है नीचे की ओर, तो एक्सीलरेशन किस में चेंज होगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में चेंज होगा। F बराबर mg, ये हो यहाँ पर अप्लाई करेगा न्यूटन गति का दूसरा नियम, ये होता है न्यूटन गति का दूसरा नियम से, न्यूटन गति के दूसरा नियम से, न्यूटन गति के सेकंड नियम से। अब देखो ये भी F है, ये भी F है, तो F और F क्या होगा, एक लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड भी क्या होगा, बराबर होगा। इस कंडीशन में हम यहाँ पर यदि देखेंगे तो mg बराबर क्या होगा, mg बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा g me बटे m RE स्क्वायर। अब यहाँ पर एक चीज़ बात करते हैं, EM और EM क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा क्योंकि स्मॉल एम। अब G बराबर जो मेरा वैल्यू जो आ रहा है, G बराबर जो मेरा आ रहा है वो हो रहा है GME बटे RE स्क्वायर। अच्छा, मेरा अंत में कौन सा वैल्यू निकल के आ रहा है, ये चीज़ स्मॉल g का वैल्यू क्या आ गया, स्मॉल g का वैल्यू क्या आ गया मेरा, GM बटे R स्क्वायर, GM बटे R स्क्वायर। अब यहाँ पर हम एक चीज़ निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि जो भी वस्तु पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है उसके द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करता है, उसके द्रव्यमान पर जो G है वो G डिपेंड नहीं करता। यहाँ पर हम एक चीज़ यहाँ से एक चीज़ नोट करके ये चीज़ लिख सकते हैं कि G का मान जो होता है, स्मॉल g का मान किस पर डिपेंड नहीं कर रहा, वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। ये एक चीज़ हम देख लिए यहाँ पर। इसलिए यहाँ पर एक चीज़ ये होता है कि समान ऊंचाई से गिरने वाली वस्तु है ना पृथ्वी पर एक ही साथ पहुँचेगी, है ना। मान ले कि विभिन्न द्रव्यमान का यहीं से मेरा चीज़ आ रहा है, ये चीज़ आ रहा है कि विभिन्न द्रव्यमान का, चलो यहाँ पर हम लिख देते हैं, इसी कारण से होता है कि विभिन्न द्रव्यमान वाला कोई भी चीज़ भिन्न भिन्न द्रव्यमान की दो वस्तु को, इसलिए यहाँ पर होता है
कि भिन्न भिन्न द्रव्यमान की दो वस्तुओं को है ना मुक्त रूप से पृथ्वी पर गिराई जाती है, पृथ्वी पर गिराई जाती है ना। तो कितने पृथ्वी से गिराई जाती है, लेकिन उसका ऊंचाई क्या रखना, भिन्न भिन्न द्रव्यमान की दो वस्तुओं को मुक्त रूप से पृथ्वी पर समान ऊंचाई से, पृथ्वी पर समान ऊंचाई से, एक चीज़ और यहाँ इंक्लूड कर ले, पृथ्वी पर समान ऊंचाई से है ना, समान ऊंचाई से, पृथ्वी पर समान ऊंचाई से गिराई जाती है। तो दोनों वस्तुएं पृथ्वी पर एक ही साथ पहुंचेगी, तो दोनों वस्तुएं पृथ्वी पर एक साथ पहुंचेगी। ये चीज़ को ध्यान रखना। कब, जब किसी प्रकार की उसका अवरोधक ना हो, उसके मार्ग में किसी प्रकार की अवरोधक ना हो, है ना। कब, जब वो गिरते हुए वस्तुओं के मार्ग में किसी प्रकार का अवरोधक ना हो, दोनों स्वतंत्र रूप से गिर रहा है ना, कि माने कि वायु की अनुपस्थिति में वायु ना हो, वायु के कारण इधर उधर गति कर सकता है ना, कोई भी वस्तु का स्थिति को इधर उधर कर सकता है, इसलिए यदि वायु की अनुपस्थिति हो तब। इसलिए कहा जाता है कि जब भारी वस्तु और एक हल्के वस्तु को दोनों को समान ऊंचाई से गिराया जाता है तो पृथ्वी पर कौन जल्दी पहुंचेगा। यदि एक भारी वस्तु और एक हल्की वस्तु दोनों को यदि समान ऊंचाई से यहाँ पर गिराया जाता है पृथ्वी पर, दोनों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है, तो दोनों क्या होगा, कौन पहले पहुंचेगा बताओ, तो भारी वस्तु पहुंचेगी कि हल्की वस्तु, तो दोनों पृथ्वी पर एक साथ पहुंचेगा, दोनों पृथ्वी पर क्या बोलेगा, एक साथ पहुंचेगा, भारी वस्तु और हल्की वस्तु दोनों पृथ्वी पर एक साथ पहुंचेगी जब यहाँ पर क्या हो, वायु अनुपस्थिति यानी कोई प्रकार का अवरोधक ना हो, यहाँ पर क्या हो, कोई अवरोधक काम ना करे, यानी वायु की अनुपस्थिति सब ना हो, वायु अगर इसका मार्ग को इधर उधर विचलित कर सकता है, इसलिए वायु की अनुपस्थिति हो, वायु की अनुपस्थिति में दोनों क्या करेगा, एक साथ पहुँचेगी, एक साथ पृथ्वी के तल पर पहुँचेगी। चलिए यहाँ तक हमने बात कर लिए हैं। यहाँ क्या होगा कि वायु की उपस्थिति के कारण वस्तु पर वायु की एक होता है घर्षण के कारण उत्प्लावन प्रभाव करने लगता है। इस दशा में भारी वस्तुओं का त्वरण हल्के वस्तु की अपेक्षा अधिक होगी, इस कारण से भारी वस्तु हल्के वस्तु की तुलना में पृथ्वी पर पहुंचेगी जल्दी। यदि मान लो किसी प्रकार की है ना, हमने क्या बोले कि वायु की अनुपस्थित रहेगी तो दोनों वस्तु समान रूप से पहुंचेगी, लेकिन यदि मान लो किसी प्रकार की अवरोधक पैदा कर दिया तो हल्की वस्तु को हवा इधर उधर कर सकता है, हल्की वस्तु को हवा इधर उधर कर सकती है। जब वायु की उपस्थिति हो जाएगी तो इसके कारण से क्या होगा कि हल्की वस्तु को वायु क्या करते बिगाड़ सकती है। इस कंडीशन में भारी पहले पहुंचेगी और हल्की बाद में, हल्की वस्तु बाद में। जब वायु की उपस्थिति हो जाए उस कंडीशन में, जब कोई विरोधक बल काम करने लगे उस समय, विरोधक बल कोई काम करने लगे उस कंडीशन में भारी पहले पहुंचेगी, हल्की बाद में। और यदि विरोधी कुछ नहीं है उस कंडीशन में दोनों वस्तु तो भारी रहे या हल्का रहे, दोनों एक साथ धरती पर पहुंचेगी। चलिए अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं जी, गुरुत्वीय त्वरण यानी जी के बारे में हमने इस चीज़ के बारे में देख लिया। अब जी का कुछ और यूनिट वगैरह की हम बात कर लेते हैं कि जी का यूनिट क्या हो और जी क्या होगा। चलिए हम गुरुत्व यानी ग्रेविटी के बारे में कुछ और चीज़ हम देख लेते हैं यहाँ पर कि पृथ्वी
वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, हम ये चीज़ जानते हैं। पृथ्वी के आकर्षण बल को गुरुत्वीय बल कहते हैं। पृथ्वी जो है तो यहाँ पर लिखते हैं, पृथ्वी वस्तुओं को, पृथ्वी एक मिनट देखो कि हम जानते, ऊपर में हम देख चुके हैं ना कि हम जानते हैं कि पृथ्वी वस्तुओं को क्या करता है, वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। पृथ्वी क्या कर रहा है, अपनी ओर आकर्षित करती है। पृथ्वी के इस आकर्षण बल को गुरुत्वीय बल कहते हैं। क्या कहते हैं, उसके इस आकर्षण को क्या कहते हैं, गुरुत्वीय बल कहते हैं। उसी को गुरुत्वीय बल कहते हैं। क्या कहते हैं, गुरुत्वीय बल कहते हैं। इसलिए जब बोलता है कि इसलिए कि जब वस्तु पृथ्वी की ओर इसी बल के कारण गिरती है तो उसे बोलेंगे हम कि वस्तु मुक्त पतन में है, यानी कि फ्री स्टेट में है। अतः इस कारण से हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि इसी कारण से जब वस्तुएं पृथ्वी की ओर केवल इसी बल के कारण गिरती है तो हम कह सकते हैं कि वस्तुएं मुक्त पतन में है, गिरती है तो हम कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं कि वस्तुएं मुक्त पतन में है, वस्तुएं मुक्त पतन में है। हमने क्या देखा, देखिए अब कि पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। पृथ्वी के इस आकर्षण बल को ही हम गुरुत्वीय बल कहते हैं। अच्छा, इसलिए जब वस्तु पृथ्वी की ओर केवल इसी बल के कारण गिर रही है तो हम कह सकते हैं कि वस्तुएं मुक्त पतन में है। क्या कहेंगे हम, वस्तुएं मुक्त पतन में है। तो एक चीज़ यहाँ बना कि क्या गिरती हुई वस्तुएं की गति में परिवर्तन हो रहा है, क्या उसके वेग में कोई परिवर्तन होता है क्या? तो हम देखते हैं कि गिरते समय वस्तुओं की गति की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना है कि गिरते समय वस्तुओं की गति की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन क्या है, लेकिन पृथ्वी के आकर्षण के कारण वेग के परिणाम में क्या होगा, परिणाम में परिवर्तन होता है। वेग के परिणाम में क्या होता है, परिवर्तन होता है ना। वेग में कोई भी परिवर्तन जब हो जाए, वेग में कोई भी परिवर्तन त्वरण को उत्पन्न करता है। कैसे, देखो हमने त्वरण बराबर क्या लिखे थे कि त्वरण बराबर क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटे समय।
इसलिए समय के साथ यदि वेग में परिवर्तन हो रहा है तो उसको हम त्वरण बोलेंगे। एक चीज़ हमने यहाँ क्या चीज़ सीखे कि गिरते समय वस्तुओं की गति की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता, गति की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन पृथ्वी के आकर्षण के कारण वेग के परिणाम में परिवर्तन होता है। किसके कारण? पृथ्वी के आकर्षण के कारण। इसलिए यहाँ पर क्या होगा? त्वरण उत्पन्न हो रहा है। इसके कारण से वहाँ से क्या हो रहा है? त्वरण उत्पन्न हो रहा है। क्यों? क्योंकि वेग में परिवर्तन हो रहा है, मतलब यहाँ पर त्वरण हो रहा है। और यहाँ पर क्या होगा कि वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है, त्वरण कार्य करता है। यह त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण है, इसलिए इसे गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है। इसलिए इसे गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है। चलिए अगला स्टेप में हम यदि लिखेंगे कि वस्तु जो है, वस्तु पृथ्वी की ओर, वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है। अच्छा, हम कलर चेंज कर देते हैं, कलर सही नहीं है, एक मिनट। वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है, पृथ्वी की ओर क्या करते हैं? गिरती है। और वहाँ पर त्वरण कार्य करता है। त्वरण क्या करेगा? कार्य करता है, त्वरण कार्य करता है ना। यह त्वरण जो है, यह त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण, पैदा हुआ है। गुरुत्वीय बल के कारण पैदा हुआ है ना, कारण है। इसलिए इस त्वरण को क्या कहेंगे? गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसलिए इस त्वरण को पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण ये त्वरण पैदा हुआ है। इसलिए इस त्वरण को पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण, इस त्वरण जो पैदा हो गया, किसके कारण से पैदा हुआ? पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण ये त्वरण पैदा हुआ है। इसलिए इस त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसलिए इस त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण, जिसको क्या कहा जाता है? जी कहते हैं। समझ गए? क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण, स्मॉल जी को गुरुत्वीय त्वरण क्यों कहते हैं? क्योंकि पृथ्वी के गुरुत्व के कारण ये त्वरण पैदा हुआ है, इसलिए। चलिए, जी के मात्रक वही है जो त्वरण के मात्रक होता है। क्यों? क्योंकि दोनों तो क्या है? त्वरण है ना। तो जी का मात्रक वही है। यहाँ पर यदि हम लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर जी का मात्रक वही है जो त्वरण ए का मात्रक है। ए का मात्रक है। यदि यहाँ पर हम देख लेते, यानी कि क्या इसका मात्रक हो गया? अतः जी का मात्रक यदि बोलेंगे, जी का मात्रक क्या हो गया? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी का मात्रक क्या हो गया? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसलिए जी का मात्रक क्या हो गया? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, यदि हम एक की ओर ऊपर जैसे हम रिलेशन से बात करें, इस रिलेशन से यदि हम जी का मान निकालना चाहेंगे तो कैसे निकलेगा? इस रिलेशन से यदि हम ऊपर रिलेशन से लिखेंगे, जी बराबर क्या होता है? जी एम बटे आर स्क्वायर, ये होता है। यदि हम यहाँ से हम इसके रिलेशन की बात करें, इसका डायमेंशन फार्मूला का बात करें, तो एम मीटर किसके लिए है? लंबाई के लिए। और पर सेकंड स्क्वायर किसके लिए है? टाइम के लिए। और एम पर पावर कुछ नहीं है, जीरो है, तो एम एल टी पर पावर -2, ये डायमेंशन इसका हो गया। किसके लिए? जी का। यदि हम यहाँ से यूनिट को निकालना चाहेंगे तो कैसे निकलेगा बताओ? तो हम पहले कैसे निकलेंगे? इसके से हम यहाँ पर जी, ये कैपिटल जी का हम यूनिट को रखेंगे। कैपिटल जी का यूनिट क्या होता है? कैपिटल जी का यूनिट क्या होता है? तो हम यहाँ पर देखेंगे कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ऊपर हम देख चुके हैं इसका। और मास का केजी। और आर स्क्वायर क्या है? दूरी यानी रेडियस यानी मीटर स्क्वायर। यदि हम यहाँ पर बात करें, ये मीटर से ए मीटर कैंसिल हो गया, केजी पर पावर 1 और केजी पर पावर -2 यानी
kg पर पावर क्या होगा, तो न्यूटन, kg पर पावर -1 न्यूटन पर kg। इसका अन्य मात्रक क्या होगा, न्यूटन पर kg, ध्यान में रखना है। हमने यहाँ से न्यूटन पर kg इसका एक और मात्रक निकाल लिया। हमने यहाँ से क्या कर दिया है कि न्यूटन पर kg इसका अन्य मात्रक यदि हम बात करें तो न्यूटन पर kg है। यदि हम यहाँ पर g का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो g का वैल्यू क्या होगा, यदि यहाँ पर बोलेंगे वैल्यू ऑफ g, वैल्यू ऑफ g, वैल्यू ऑफ g का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो हम यहाँ पर यदि बात कर लें तो g का वैल्यू किससे निकलेगा, हम यहाँ से निकालेंगे g का वैल्यू, इस कंडीशन से निकालेंगे g का वैल्यू। तो हम पहले कैपिटल G का वैल्यू हम जानते हैं, g का वैल्यू 6.673 गुने 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ये चीज़ हमने कैपिटल G का मान देख चुके हैं। me का मतलब होता है और ये re, यानी me का मतलब होता है मास ऑफ अर्थ, यानी पृथ्वी का द्रव्यमान। पृथ्वी का द्रव्यमान यदि बोलेंगे तो ये होता है लगभग यदि हम बोलते हैं तो 6 गुने 10⁻24 6 गुने 10⁻24 kg। ये होता है क्या चीज़ है, पृथ्वी का द्रव्यमान, पृथ्वी का द्रव्यमान। और re माने रेडियस, किसका रेडियस, पृथ्वी का रेडियस, यानी 6.4 गुने 10⁻6 मीटर होता है। ये है पृथ्वी का त्रिज्या, जी किस पर डिपेंड नहीं करता, जी उस वस्तु पर डिपेंड नहीं करते जो पृथ्वी की ओर आकर्षित हो रहा है ना। अब यहाँ से हम यदि जी का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो जी का फॉर्मूला क्या होता है, हम जानते हैं कि जी बराबर क्या होता है, Gm/r²। ये है, यहाँ पर यदि हम बात रखें यहाँ पर 6.673 गुने 10⁻⁻11 है ना न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, यहाँ पर होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ये जी का वैल्यू गुने me, इसका कितना होगा 6 गुने 10⁻24 kg। और रेडियस कितना है 6.4 गुने 10⁻6 मीटर, और इस पर स्क्वायर कर देंगे। यदि हम ये पूरे सॉल्व करेंगे, ये यदि पूरे को हम सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू निकल के आएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना वैल्यू आ गया, जी का वैल्यू आ गया 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसलिए यहाँ पर लिखेंगे जी बराबर क्या आ गया, जी बराबर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये वैल्यू मेरा जी का आ गया। साथियों, आज हम अपनी क्लास को यहीं पर स्टॉप करते हैं। अगली क्लास में हम इसके आगे जो टॉपिक है उसको हम देखेंगे। धन्यवाद।